नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फिर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। और आप इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर करते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जो अपसारी चिंतन होता है यह सृजनात्मकता से संबंधित होता है। ठीक है, क्योंकि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इसके बाद कहा गया है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की की सहमत होते? आप लोग वीडियो पुश करके इन चारों कथनों को पढ़ लेना, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं। देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अर्थात वाइगोत्स्की इन कथनों में से ऑप्शन ए से सहमत होते। ठीक है, और वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आप देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही है भैया बात। जो विकास होता है वो क्रम के अनुसार होता है, ये तो सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। हाँ भाई, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। अब ऑप्शन डी में क्या है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि सभी विकास और अधिगम साथियों एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, ये आप भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यह एक विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभाव्य दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या फिर पारिवारिक अपेक्षाएं। तो साथियों, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय प्रवृत्त होगा अंतर्निहित संभाव्य दंड की तरफ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? अब देखिए, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, भैया यह विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की होती है। उच्च आत्मक्षमता, हाँ भैया ये भी विशेषता होती है। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता होती है। लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये जो विशेषता है साथियों वो प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं होती। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर भी कर देना। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या फिर निर्देशक की। तो साथियों, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षक की भूमिका है साथियों वो सुगमकर्ता की होनी चाहिए, जिससे क्या है, जो बालक हैं या छात्र हैं शिक्षक के संपर्क में रहकर अपनी समस्या को बिना संकोच के कह सकें। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को खालिस्तान के अनुरूप बदलना है। बच्चे को व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था को बच्चे के अनुसार, परिवेश को परिवार के अनुरूप या फिर बच्चे को परिवेश के अनुरूप। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है।
क्योंकि साथियों समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कि जो हमारी शिक्षा है, मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था वो बच्चों के अनुरूप ही होनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या जिसे कहा जाए अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में परिवर्तन या बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? समायोजन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है, आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है? सामाजिकरण, विकास, सीखना या फिर परिपक्वता। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, सामाजिकरण। ध्यान रखना, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है इन 4 कथनों में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में सही है। आप लोग वीडियो पॉज करके 4 ऑप्शन को पढ़ लें, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं। तो देखिए, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो या सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बिल्कुल सही बात है, यदि मेरे अंदर सीखने की कोई इच्छा होगी तभी तो अधिगम होगा, नहीं तो अधिगम प्रभावी कहाँ से हो जाएगा भाई, है ना? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, अब ऑप्शन देखिए क्या है, कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट करेंगे। भैया हम एक समान नहीं सेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर उनकी शैली कैसी हैं, अलग अलग हैं। समान अनुदेश देंगे, नहीं देंगे भैया। फिर ऑप्शन सी में क्या है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, विविध शैली वाले, मतलब बहुत सारी शैलियों के बच्चे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे उनके आकलन के लिए। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या फिर निर्देश। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए क्या है, सीखना साथियों एक सामाजिक क्रिया का परिणाम होता है। बालक जितना ज्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबंध रखेगा उतना ही ज्यादा सीखने के लिए उसे मौका मिलेगा। और सामाजिक संवाद है साथियों बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम बनाता है। ठीक है, सामाजिक संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों को सीखने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन बताना है कैसा है? बताएं आप लोग इनमें से क्या होगा। आप लोग वीडियो पॉज कर लें, फिर आप सोचें इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं क्योंकि यदि मैं 4 ऑप्शनों को पढ़ूंगा साथियों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा होगा ऑप्शन बी, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? क्योंकि साथियों बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर कहा गया भैया कि वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती, तो सीधा साधा है कि जो कथन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। इसके बाद हम मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
तो साथियों मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है साथियों वह है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। अर्थात यहाँ पर क्या है, सामाजिकृत आएगा और यहाँ पर आएगा अहम केंद्रित। अतः ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना। भैया बच्चे का कोने में बैठना ये कहाँ से आ गया, प्रतिबंधित परिवेश। भैया प्रतिबंधित परिवेश नहीं बल्कि बालक को स्वतंत्र परिवेश मिलना चाहिए। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, भैया खेल तो होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। शिक्षार्थियों या जिसे कहा जाए अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साथियों, यदि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो इसमें क्या है, शिक्षिका को होना चाहिए कि उन्हें विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। देखिए पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं संज्ञानात्मक विकास की। जो पहली अवस्था है वो संवेदी गतिक अवस्था है जिसका समय 0 से 2 वर्ष होता है, और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसका समय होता है 7 से 11, और चौथी है औपचारिक जिसका समय होता है 11 से 15। तो यहाँ पर 2 से 7 कौन होती है भैया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अतः ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा गया है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, अब बताएं यहाँ पर कड़े नियम बनाएगा। भैया ये तो नेगेटिव बात हो गई। ठीक है, बच्चों का तिरस्कार ये भी क्या है, नेगेटिव बात हो गई। और अब यहाँ पर क्या है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो। भैया ऐसे कथन तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए भाई यार। चौथे ऑप्शन में क्या है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, शिक्षक को बालक के आंतरिक भावों की, मतलब बालक के जो आंतरिक भाव हैं उनका पता चलेगा तथा वह उसकी के अनुरूप बालक को शिक्षण कार्य करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना पसंद करता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना पसंद करता है। यह उनके खालिस्तान के विभिन्नता के कारण है, मूल्यों के, अभिक्षमता के, अधिगम शैली के या फिर परावर्तकता स्तर के। तो भैया देखिए सुरेश यहाँ पर एक शांत कमरे में पढ़ना पसंद करता है, जबकि मदन क्या है, अपने मित्रों के साथ पढ़ना पसंद करता है। तो यह जो रीजन है वो है अधिगम शैली का। ठीक है भैया, किसी को सभी के साथ पढ़ना पसंद होता है अपने में, और किसी को शांत जगह में पढ़ना पसंद होता है। तो सभी की अधिगम शैली अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों इसमें केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट कर देना। और क्लास पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।